हेलो, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे नवंबर 2012 का हम लोग पेपर कर रहे थे। ठीक, जनवरी का हम लोग कर लिए थे, नवंबर में रह गया था। नवंबर यानी 2012 का सीटेट का सीडीपी मैंने कंप्लीट करा दिया था। ईवीएस हमारा रह गया था, ईवीएस शुरू करेंगे। चलिए, पहला यानी कि देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डेस उपलब्ध कराना चाहिए। कह रहे कि पहला ऑप्शन है पाठ के अंत में, और ऑप्शन बी है प्रकरणों में अंत निर्मित, और सी ऑप्शन है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। ठीक, और डी है इकाई के अंत में। ऑप्शन देखिए इसमें आपका बी होना चाहिए। बी को हम लोग लॉक करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे अच्छे तरीके से। ऑप्शन बी कह रहा है देखिए कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों के प्रकरणों में अंतः निर्मित होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी के अधिगम अनुभव, उसमें आने वाली कठिनाइयों आदि की पहचान किया जा सके और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से कठिनाइयों को दूर किया जा सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62। 62 कह रहा देखिए कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि विशेष पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। और सी ऑप्शन कह रहा है कि अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। और डी ऑप्शन कह रहा है विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, अब देखा जाए तो इसमें आपका डी राइट हो जाएगा। कह रहे विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अब डी है, थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे सक्रिय क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, जिन कह रहे कि जिसमें प्रयोग, अवलोकन, क्रिया, गतिविधियां आदि आते हैं। तो हमें प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63। 63 कह रहा देखिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डेस का प्रयोग करना कौन सा। ऑप्शन ए कह रहा है कि करे आवधिक परीक्षाएं। ऑप्शन बी कह रहा है कि गृह कार्य। और सी कह रहा है कि योगात्मक कार्य। और डी कहता है कि पोर्टफोलियो। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, पोर्टफोलियो। थोड़ा समझते चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो। चलिए उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64। 64 कह रहा है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि वे ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि अधिगम अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षकों को आराम उपलब्ध कराते हैं। ठीक, और डी कह रहा है कि प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। देखिए इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65। 65 कह रहा है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क आलो आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। तो यह डेस के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ठीक, पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताओं। और ऑप्शन बी कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन सी कह रहा है निरंतरता। और डी कह रहा है अंत संबंध। ऑप्शन देखिए इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता, यानी आपका ये राइट हो जाएगा। कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से तात्पर्य है जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के वर्ग पर लागू है। अतः हर एक व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार सीमा तथा लीना के बीच जो भिन्नता है कि सीमा किसी पाठ को रट कर याद कर लेती है, वही लीना तो उसी पाठ को चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग
के बाद समझती है। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। आई होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66। 66 कह रहे देखिए कि डीएस के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ठीक, ऑप्शन ए है समस्या और बी है सहयोगात्मक अधिगम और सी है निर्देशित खोज और है डी ऑप्शन है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। तो देखिए अब इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका देखिए कौन होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं 66 के हमारा, यानी कि 66 के हमारा डी होगा जाएगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। थोड़ा समझते हैं। चलिए, कह रहे कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के अन्य विधियां हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर उनमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलती है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 को देखते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डेस सहायता करता है। ऑप्शन ए कह रहे सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, और बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ को आनंदमय और रोचक बनाने में, और तीसरा ऑप्शन सी कह रहा है कि स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, और डी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों में निहित भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। तो ऑप्शन सी देखिए राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक, चलिए थोड़ा एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। ऑप्शन सी को थोड़ा समझते हैं एक्सप्लेन को, यानी सी आपका राइट हो जाएगा। कह रहे कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथनों का प्रयोग करने से बालकों में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि डिसलेक्सिया मुख्यतः डेस की समस्या के साथ संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा राइट आपका सी। कह रहे डिसलेक्सिया, अब थोड़ा समझते चलेंगे, इसमें पॉइंट बढ़िया दिया, समझते चलेंगे। डिसलेक्सिया को 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने पहचाना और रुडोल्फ ने 1887 में इसे डिसलेक्सिया नाम दिया था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। ठीक, करें कि वास्तव में अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। ठीक, विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने या देखने या सुनने की गैर न्यूरोलॉजिकल कमी या अपर्याप्त पाठन निर्देशों जैसे अन्य कारकों से उत्पन्न पाठन कठिनाइयों से अलग है। यह इस बात का सुझाव देता है कि बुद्धि द्वारा लिखित और भाषिक भाषाओं को संशोधित करने में अंतर के कारण डिसलेक्सिया होता है। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। कह रहे देखिए सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। देखिए समझते चलेंगे। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, उनके अधिगम में आई कठिनाइयों की पहचान करते हैं तथा सहयोगात्मक अधिगम के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर करते हैं। इसका परिणाम उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा होता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है। ठीक, तो अलबरूनी आया था, आपका होना चाहिए, देखिए आपका बी ऑप्शन राइट होना चाहिए। देखिए देखते हैं हम लोग। ठीक,
यानी देखिए अल-बरूनी, देखिए बी यानी उज़्बेकिस्तान से आया था, ठीक। तो बी राइट हो जाएगा। समझते चलेंगे। देखिए अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था तथा उसने भारत के इतिहास पर एक किताब लिखा जिसका नाम क्या था, तारीख ए हिंद लिखी थी। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, तारीख ए हिंद किसने लिखा था, तो अल-बरूनी, ठीक। उम्मीद होगी चीज़ आपको समझ में आओ। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 यानी 71। नीचे दिए गए एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया है, इसको हम लोग समझते चलेंगे। कह रहे उपयुक्त आधार पर सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी ट्रेन द्वारा दूरी को तय करने में लगा समय, कितना समय लगा, देखिए समझते चलेंगे हम लोग। तो डी राइट हो जाएगा। करेक्ट। देखिए सूरत और मडगांव, सूरत कहाँ है, देखिए इसमें 1615 से 1620 यानी कि 530, और इसका दिया है इधर, और क्या दिया है इसका, मडगांव का, इसका है 7 यानी कि 735 से 745 यानी इसका दिया है 1509 यानी 2 दिन लगा। फिर इसमें दिए, देखिए आप सोल्व करके दिया है, थोड़ा सा मैथ वाला है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक। दोनों को माइनस किया है, फिर उसके बाद आपका समय निकाल दिया है, तो डी राइट हो जाएगा, ठीक। तो डी इसका राइट हो जाएगा आंसर, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है और उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह देश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन, ठीक। थोड़ा समझते हैं अच्छे तरीके से। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन, करेक्ट, निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, अर्थात श्यामा कम समय में शीघ्रता से ठीक कार्य कर सकती है, इसलिए वह अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है, ठीक। आई होप आपको समझ में होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यानी कि बी ऑप्शन है, हम एक्सप्लेन दिखा रहे थे, आप लोग सी मत मानिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहे देखिए कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व निहित उद्देश्य देश को बढ़ावा देना है। किसको, तो देखिए आपका डी राइट हो जाएगा, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, ठीक। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आएगा, एक्सप्लेन देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन को थोड़ा देख लेते हैं। विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध हो सके, अर्थात शिक्षार्थी स्वयं विज्ञान के क्षेत्र में सृजनात्मक निर्माण करने की शक्ति से अवगत हो सके। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग देखेंगे, देश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। कौन कौन शामिल भाई, देखते हैं हम लोग। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शारीरिक गठन। अब थोड़ा समझते हैं शारीरिक गठन किस लिए है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। कह रहे हैं कि शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में संस्कृत, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता आदि सभी शामिल हैं, ठीक। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं हम लोग। कह रहे कि कांसे यानी ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप से किया गया था, यह सही कथन है, ठीक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि कांसा यानी कि कापर तथा टीन का मिश्रित धातु है।
ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर बी। चलिए, यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 हम लोग देखेंगे। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग से एक करने से मृदा हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बंजर हो जाती है। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन को समझते हैं। एक ही तरह तरह फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है, यानी मिट्टी। क्योंकि एक ही तरह के फसल तथा अधिक रसायन के उपयोग से मृदा यानी मिट्टी की क्या हो जाती है, उर्वरकता शक्ति जो होती है कम कम हो जाती है, यानी बंजर मिट्टी हो जाती है, उस पर कुछ नहीं पैदा होगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 78। 78 देखिए कह रहा है कि थोड़ा समझते चलेंगे। 78 कह रहे देखिए कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्ट विशेषताएं दिया है। देखिए, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, सही बात है। पत्थर और मिट्टी चूने से बनी मोटी, ये गलत होगा। लकड़ी के फर्श, तो देखिए जिसमें सी ऑप्शन है उसको काट दीजिए। ठीक, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ठीक, आपका ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट रुकिए थोड़ा हम लोग देखते हैं ऑप्शन मकानों की विशिष्ट यानी बी सी डी। हाँ देखिए सी होगी, सी भी होगा, सॉरी सी भी होगा। ठीक, तो कह रहे कि कह रहे निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की, हाँ लेह और लद्दाख दोनों की चुना है, हाँ, तो ए यानी कि सही है। तो ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी सी डी, यानी मकानों की विशिष्ट विशेषता बी सी डी है। ठीक, चलिए हम लोग थोड़ा समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79। 79 कह रहे कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। कह रहे कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने में, स्कूल स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन को उपलब्ध कराने में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं करवाने में, पुरानी झीलों के निर्माण, कह रहे देखिए तरुण भारत संघ जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पुरानी झीलों का पुनर्निर्मित करने में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी राइट होगा। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ से पॉइंट बनता है, कह रहे कि तरुण भारत संघ यानी कि टीबीएस, टीबीएस भारत की एक ऐसी आशाकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दे पर जागरूक बनाने का काम कर रही है। अतः तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण करती है, यानी पुरानी जो झील होती है उनको अच्छे तरीके से साफ सफाई करके उसका अच्छे से फिर से उसको निर्माण करके उसको ठीक यूज उपयोग के लिए बनाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। यहाँ देखिए जंतु से बना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहे कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ठीक, थोड़ा समझते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से। कह रहे देखिए हमारे हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप है, ऑप्शन ए सही है। नाग, करे कि नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार, ये भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, यानी ये दोनों ऑप्शन सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। तो देखिए अगर देखा जाए तो इसमें इसके, अब थोड़ा देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सांप की काटी हुई दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, ऑप्शन डी भी सही है। अब देखिए डी आपका सही, यानी कि सी ऑप्शन आपका जो सी था वो गलत है। ठीक, देखिए थोड़ा सा समझते हैं अच्छे तरीके से। तो ऑप्शन आपका अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ए बी डी आपका सही होगा। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन को अच्छे से समझते चलेंगे। सांप के बारे में दिया है, यानी अच्छे तरीके से देखिए। भारत में लगभग करीब 250 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। नाग, करेत, दुगोइया, अफैया, ठीक, नाग कोबरा, ये जहरीले सांपों का एक प्रकार है। ठीक, सांप के कांटे की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जहरीले सांप के 2 खोखले दांत, यानी कि कितने दांत होते हैं, 2, और वहां 4 दिए तो इसलिए वो ऑप्शन गलत है। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर उनके खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है, अतः वह ऑप्शन सी नहीं सही होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। बाकी अब अगर देखा जाए तो ऑप्शन यानी कि डी राइट हो जाएगा, यानी सी उसमें का ऑप्शन गलत था। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए अब 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। ठीक, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बदबूदार, गाढ़ा, गहरे
रंग का तेल। ठीक, पेट्रोलियम एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। इसका निर्माण कोयले की तरह वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबने तथा कालांतर में उनके ऊपर उच्च दाब तथा ताप के आपतन के कारण हुआ। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम और अपरिष्कृत तेल, इसको अपरिष्कृत तेल कहते हैं। ठीक, क्रूड ऑयल कहते हैं। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है। 82 देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो देखिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ समझते हैं अच्छे तरीके से। ऑप्शन बी राइट। देखो, मच्छरों से फैलने वाले रोग डेंगू, मलेरिया, ठीक, चिकनगुनिया। डेंगू एक उष्णकटिबंधीय रोग, उष्णकटिबंधीय रोग है जो एडीज इजिप्ट मच्छरों के काटने से होता है। आपसे भी क्वेश्चन अगर ज्यादा टफ बनाना चाहे तो इसे पूछ सकता है। ठीक, मलेरिया एक वाहक जनित संक्रमक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। चिकनगुनिया लंबे समय तक चलने वाला जोड़ों के दर्द वाला रोग है। इस रोग का उग्र चरण तो मात्र 2 से 5 दिन के लिए चलता है, लेकिन जोड़ों का दर्द लंबे समय तक चलता है। यह एडीज मच्छर के काटने से होता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। फिर मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं कौन से? ठीक, पीसे हुए चावल में रंगीन घोल। ठीक, ये ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, सी राइट होंगे। मधुबनी चित्रकला मिथिलांच क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में की प्रमुख चित्रकला है। इनके कि इसके रंगों को बनाने के लिए घरेलू चीज हल्दी, केले के पत्ते, पीपल की छाल, पिसे हुए चावल आदि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग यानी बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? समावेशी कक्षा, समवयस्क शिक्षा, प्रतियोगिता करता है, इस समावेशी शिक्षा का पालन करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए कह रहा है कि 85 को थोड़ा देखेंगे अच्छे तरीके से। अरे, घर्षण के विषय में चर्चा करते हुए समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। करे उस शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए एक मतलब जो भी है बताया है उसको देखते हैं हम अच्छे से। चलिए, पहला ऑप्शन है हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने से कारण ही लिखते हैं। सही ऑप्शन सही होगा बी। करे कि हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच के घर्षण के कारण चल पाते। ये भी ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये सही होगा। कह रहे कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी हुई गई गेंद को घर्षण के कारण ही हमारे पास आती है। नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हमारे पास आती है, न कि घर्षण के कारण। डी ऑप्शन के घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। देखिए, जहां पे सी है उसको काट दीजिए। तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा, इसमें भी सी है यानी, और इसमें भी सी है। आपका डी राइट हो जाएगा। देखिए, अगर जो आप अच्छे तरीके से ऑप्शन को समझते हैं, अगर जो ऑप्शन गलत है उस ऑप्शन को काटना शुरू करिए, आपका आंसर वैसे मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि एक पश्मीना शाल लगभग देश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बनाने में 1.5 घंटे का समय लगता है।
देखिए, अगर देखा जाए इसको तो पश्मीना शाल जो है ऑप्शन ए राइट होगा। 6 यानी कि 6 स्वेटर साधारण स्वेटर के बराबर और 250 घंटे का समय लगता है। चलिए समझते हैं एक्सप्लेन को अच्छे तरीके से। एक पश्मीना शाल लगभग 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। यानी कि एक पश्मीना स्वेटर पहन लीजिए और 6 स्वेटर पहन लीजिए, उसके बराबर ये मुकाबले में ये गर्म देता है। एक साधारण पश्मीना शाल बुनने में यानी बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 87। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 हम देखेंगे। कह रहे सरिता सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है। ठीक, जैसे समूह चर्चा समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। ठीक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कह रहे देखिए ऑप्शन सी होगा सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में, इसको आप देख सकते हैं एक्सप्लेन को। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 88 कह रहे देखिए नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है। तो हम ये पौधा हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कह रहे नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां कह रहे मटकी मटकी की तरह रूपांतरित होकर मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा लेता है। यह मेघालय के गारो खासी या जयंतीय पहाड़ी में काफी मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे ज्यादा अगर जो घुमावदार क्वेश्चन बने तो ये पूछ सकता है कि कहाँ पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखिएगा गारो खासी जयंतीय पहाड़ियों के बीच में काफी मात्रा में पाया जाता है अपने भारत में। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89 89 कह रहे उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ठीक, अब देखिए कोयला ऑप्शन सी राइट होगा। थोड़ा समझते हैं कि कोयला अन्य तीनों से भिन्न है। पैराफिन मोम ग्रीस या पेट्रोलियम का उत्पादन है, जबकि कोयला पेट्रोलियम से नहीं पाया जाता है। यानी पेट्रोलियम से नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90 90 कह रहा है कि बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाए अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी पालन के लिए ये समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, क्योंकि यही समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये था आप लोगों का ईवीएस यानी नवंबर 2012 में पेपर हुआ था, उसी का ईवीएस है। और हिंदी हम लोग कल लेकर आएंगे। ठीक, तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और देखिए इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आप धीरे धीरे आपको उससे उसका जो सीटेट का डर है आपको मन से निकल जाएगा। प्रीवियस बहुत फायदेमंद होता है। आप इसको कर लेंगे आपको अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। और एनसीईआरटी अगर एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 15 में 15 मिल सकता है। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी का भला हो सके। ठीक, तो उम्मीद होगी ये चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ईवीएस था हम लोगों का। कल हम लोग लेकर आएंगे हिंदी। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो कोई कमियां हो रही हैं तो आप लोग हमें भी बताते रहें ताकि हम लोग उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।